दक्षिण भारत के जंगलों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिसने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। एक ऐसा शख्स जिसे पुलिस ने कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जंगलों की धुंध में गायब हो जाता था। वो था कोसे मुनिसामी वीरप्पन। सैकड़ों पुलिस कर्मियों की टुकड़ी जंगल में उस दरिंदे को खोज रही थी जिसकी निर्दयता की कहानियां पूरे दक्षिण भारत में फैली थी। लेकिन जंगल वीरप्पन का घर था और उसे इन जंगलों का कोना कोना पता था। यह कहानी है एक ऐसे अपराधी की जिसने अपने ही परिवार, पुलिस और बेगुनाह लोगों की जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर दिया। लेकिन वो कब, कैसे और क्यों बना भारत का सबसे वांछित अपराधी? चलिए जानते हैं वीरप्पन की कहानी। ஜெயலலிதா எதிர்த்து நிற்கணும். ஜெயிச்சு விட்டாலும் இந்த மீசை எடுத்து களம் மாட வர கட்டிலடா பத்தி அப்படி உடம்பெல்லாம் சிலுக்குது கொண்ட. कोसे मुनिसामी वीरप्पन का जन्म 1952 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वीरप्पन के अंदर शिकार और हिंसा के प्रति एक आकर्षण था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने अपने पहले अपराध को अंजाम दिया, एक निर्दोष हाथी को मार डाला। यहीं से उसकी खतरनाक यात्रा शुरू हुई। 17 साल की उम्र में उसने पहली बार एक इंसान का खून किया। जंगलों के बीच पले बढ़े वीरप्पन को शिकार, तस्करी और जंगल के कानूनों की गहरी समझ थी। उन दिनों तमिलनाडु में जयललिता की सरकार थी और साल 2001 के जून महीने में जयललिता ने वीरप्पन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की कमान सीनियर आईपीएस विजय कुमार को सौंपी। उन्हें तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का चीफ बनाया गया, इस उम्मीद के साथ कि वो वीरप्पन के आतंक का सफाया करेंगे। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में पहले चंदन के जंगलों में एक समय ऐसा भी था जब पुलिस वाले जाने से पहले पूरी तैयारी करते थे, फिर भी जंगल में एंट्री मारने से पहले कई बार सोचते थे, क्योंकि उस जंगल में चंदन की लकड़ी का कुख्यात तस्कर वीरप्पन मौजूद होता था, जो अपनी क्रूरता और खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए कुख्यात था। 3 स्टेट की पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चलाने के बाद भी उसे पकड़ नहीं पा रही। राज्य सरकारों ने उसके खिलाफ चलाए गए अभियानों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फूंक दी, लेकिन फिर भी वीरप्पन का कोई अता पता नहीं। पीएस विजय कुमार भी वीरप्पन के खतरे को अच्छी तरह से जानते थे। पुलिस वाले इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि वीरप्पन को जंगल के भीतर पकड़कर मारना या फिर उसे जिंदा पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और वो एक पल में ही जंगल में कहीं छिप जाता, यहाँ वहां भाग जाता। तब वीरप्पन को न्यूट्रलाइज करने का एक ही तरीका नजर आ रहा था कि किसी तरीके से उसे जंगल के बाहर बुलवाया जाए और फिर उसे खत्म किया जाए। लेकिन सवाल उठता था कि आखिर वीरप्पन बाहर क्यों आएगा और उसे बाहर किस तरह बुलाया जाएगा। तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तमिलनाडु के धर्मपुरा का इलाका रोज की तरह अपने नए दिन की शुरुआत कर रहा था। चाय की एक दुकान पर बैठा एक व्यक्ति अपनी चाय खत्म कर चुका था और वो किसी का इंतजार कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर एक दूसरा व्यक्ति आता है और उसे चाय के लिए पूछता है, पर वो मना कर देता है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों काफी परिचित हैं, पर बीच बात में आने वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को बताता है कि टारगेट बहुत जल्द ही अपने एरिया से बाहर आने वाला है। आने वाले अक्टूबर की 18 तारीख को वो जंगल से बाहर निकलेगा। उसके साथ 4-5 लोग और भी रहेंगे। इनके लिए एक बड़ी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। जब दूसरा व्यक्ति बोलता है कि क्या इसके लिए एम्बुलेंस ठीक रहेगी, तो जवाब मिलता है, हाँ, एम्बुलेंस बिल्कुल ठीक रहेगी। ये बातचीत वीरप्पन के ही 2 लोग आपस में कर रहे थे, मगर इनमें से एक एसटीएफ का इन्फॉर्मर था, मगर वो वीरप्पन के ग्रुप में काम कर रहा था। वीरप्पन के ग्रुप के लोग उसे एक कंबल के नाम से बुलाते थे, जबकि दूसरा व्यक्ति भी एसटीएफ के मिस्टर कनन का इन्फॉर्मर है, जो यहाँ से मिली इन्फॉर्मेशन को जल्द से जल्द अपने ऑफिसर तक पहुंचाना चाहता है। बस इस इन्फॉर्मेशन को वो एसटीएफ तक पहुंचा देता है। इसके बाद एसटीएफ के ऑफिसर्स अपनी टीम के साथ वीरप्पन को न्यूट्रलाइज करने के अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो सभी इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कोको नाम देते हैं। एसटीएफ इस ऑपरेशन के लिए खुद ही एक एम्बुलेंस को रेडी करती है। इसे कोको नाम दिया जाता है। एम्बुलेंस कोकून घटना वाले दिन के ठीक पहले ओपेरा पुलिस स्टेशन के पास खड़ी हो जाती है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक हथियारबंद आदमी एम्बुलेंस के पास आकर बोलता है, अन्ना बाहर खड़े हुए हैं, चलो। इसके बाद एम्बुलेंस रवाना हो जाती है। वहां से लगभग 4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एक टंकी के पास जाकर एम्बुलेंस को रुकवाया जाता है। सबसे पहले सेठू मनी और चंद्रगौड़ा एम्बुलेंस के पास आते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। ये दोनों ही वीरप्पन के खास आदमी थे।
सबसे पहले एम्बुलेंस की जांच की जाती है और पूरी तरह से श्योर होने के बाद एक तीसरा व्यक्ति झाड़ियों के बीच से बाहर निकलता है। यही व्यक्ति खूंखार चंदन तस्कर वीरप्पन था। इसके बाद AK-47 लेकर गोविंदन एम्बुलेंस में सवार होता है। एम्बुलेंस अपने रास्ते पर रवाना होती है। वीरप्पन और उसके साथ इस बात से अनजान थे कि यही एम्बुलेंस उनके लिए आगे चलकर यमराज का भैंसा बनेगी। वीरप्पन कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इसकी क्राइम हिस्ट्री से लगा सकते हैं। उसने लगभग 184 हत्याएं की, जिनमें आधे से ज्यादा हत्याएं पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की थी। पुलिस और फॉरेस्ट के ऑफिसर से वीरप्पन को इतनी नफरत थी कि उसने एक अधिकारी को मारकर उसका सिर काटा और फिर उससे फुटबॉल खेलने लगा। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उसने 500 हाथियों को मौत की घाट उतार दिया था, लेकिन असल आंकड़ों की बात करें तो हाथियों के मारे जाने की संख्या लगभग 2000 थी। आमतौर पर जब एक आदमी के सामने हाथी आ जाए तो वो कुछ करने लायक नहीं रहता, लेकिन वीरप्पन के सामने जब कोई हाथी आ जाता था तो वो निशान बांधकर हाथी के माथे के बीचों बीच गोली मारता था। लेकिन स्पेशली वो चंदन की तस्करी के लिए जाना जाता था। वो लगभग 36 सालों के पीरियड में 10,000 टन चंदन की लकड़ी काटकर बेच चुका। कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में अब चंदन का जंगल वीरप्पन के लालच की भेंट चढ़ चुका है। अब आपके दिल में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जो वीरप्पन कभी जंगलों की माद से बाहर नहीं निकलता था, आज वो एम्बुलेंस में बैठकर जंगल से बाहर कैसे जा रहा है। वीरप्पन को शूटिंग का शौक था। वो अक्सर अपने वीडियो बनवा करके बाहर की दुनिया में सेंड करता था। ऐसे ही एक ऑडियो वीडियो को STF की विजय कुमार भी देख रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने देखा कि वीरप्पन को एक कागज पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि डेफिनेटली उसको आने वाले समय में किसी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इस बारे में जानकारी निकालने पर यह फैक्ट सामने आया कि उसे अपनी मूंछों के खिजाब लगाने का शौक। एक बार इसकी कुछ बूंदें उसकी आंख में पड़ गई और तब से उसकी आंख में समस्या पैदा होने लगी। फाइनली वीरप्पन ने जब अपनी आंखों को आंख के डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया तो इसकी इंफॉर्मेशन मिस्टर कानन के पास पहुंची और उनके साथ मिलकर STF चीफ विजय कुमार ने वीरप्पन को न्यूट्रलाइज करने का प्लान बनाया। जिस सड़क से रात में वीरप्पन की एम्बुलेंस गुजरने वाली थी उस पर एक स्कूल भी पड़ता था और स्कूल के पास ही वीरप्पन को न्यूट्रलाइज करने के लिए पुलिस फोर्स ने अपना एक डेंजरस एम्बुश लगाया। 18 अक्टूबर साल 2004 तमिलनाडु के धर्मपुरा का पड़ीगा एक खतरनाक ऑपरेशन का विटनेस बनने जा रहा था। इस गांव के करीब में रोड पर जो स्कूल था, उस स्कूल से कुछ दूर पहले एक गन्ने से लगी हुई गाड़ी खड़ी थी। सड़क के दूसरी तरफ से एक और लारी कार खड़ी हो गई। STF के 6 कमांडो AK-47 लेकर स्कूल की छत पर पहुंच गए। उन्होंने सड़क की तरफ अपनी बंदूक का मुंह करके निशाना साध लिया। गन्ने वाली गाड़ी को वीरप्पन की एम्बुलेंस को रोकने का टास्क मिला। उसके सामने जो लारी खड़ी थी, इसमें इंस्पेक्टर चार्ल्स अपने कमांडो के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। इसके अलावा इस एम्बुश से 3 किलोमीटर पहले DSP के अंडर में एक और वैन अपने हथियार बंद कमांडो के साथ छुप खड़ी थी। इसका काम था वीरप्पन की गाड़ी को फॉलो करना और साथ ही पीछे आ रही दूसरी गाड़ियों को पहले ही रोक लेना ताकि इस गोलाबारी में सिविलियन कैजुअलिटी की पॉसिबिलिटी न रहे। रास्ते में फैल चुकी है। एम्बुलेंस की नीली और फॉग लाइट दोनों ही ऑन है। ये सिग्नल था। ब्लू लाइट मतलब अंदर वीरप्पन और उसके साथी मौजूद है और फॉग लाइट की जलने का मतलब था उन सभी के पास हथियार है। ये इंफॉर्मेशन विजय कुमार को मिलती है और वो अपने साथियों के साथ अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। तभी एक तेज लाइट इस तरफ से आई हुई नजर आ रही थी। इसके पहले कि गोली चलाई जाती, इस बात का कंफर्मेशन जरूरी था कि वो लाइट कौन सी गाड़ी की है। सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो तो एक मोटरसाइकिल है जिस पर एक कपल वहां से गुजर रहा है। इसके कुछ मिनट बाद IPS विजय कुमार ने नोटिस किया कि SP कानन उनकी तरफ भागते हुए आते हैं। विजय कुमार अलर्ट जाते हैं कि मिस्टर कानन ने एम्बुलेंस को देख लिया है। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस की नीली और फॉग लाइट जलती हुई कार नजर आती है। एम्बुलेंस स्कूल के नजदीक आती है तो गन्ने की लारी रोड को ब्लॉक कर देती है और सर्वानंद तेजी से ब्रेक मारता है। अंदर बैठे सारे लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, सर्वानंद के एक और अंडरकवर एजेंट एम्बुलेंस से उतरकर नजदीक एक पेड़ की आड़ लेकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद माइक पर SP कानन की आवाज वीरप्पन को सुनाई देती है। वो वीरप्पन को सरेंडर की कॉल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, वीरप्पन सरेंडर कर दो। मगर वीरप्पन इसका जवाब अपने पिस्तौल से निकली हुई गोली से देता है, जिसके जवाब में विजय कुमार जवानों को फायर का कॉल देते हैं। चारों तरफ से AK-47 से निकली गोलियों का बस्ट एम्बुलेंस की तरफ जाता है। SP विजय कुमार भी अपनी AK-47 की गोलियां एम्बुलेंस की तरफ झोंक देते हैं। कुल मिलाकर 338 राउंड फायर किए गए। जब एम्बुलेंस का
दरवाजा खुला तो अंदर 4 लोग परलोक सिधार चुके थे। वीरप्पन को 3 गोलियां लगी और गोविंदन 7 गोलियों से छलनी हो गए। रात 10:50 पर शुरू हुआ ककून एनकाउंटर आने वाले 20 मिनट तक चला। फाइनली 3.5 दशक से आतंक का पर्याय बना वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ मौत की नींद सो